हेलो दोस्तों, आई एम पूनम। आज मैं आपको एक मूवी की कहानी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है रे। और ये कहानी है चार्ल्स रॉबिन्सन की जिंदगी की सच्ची कहानी, जो कि एक म्यूजिशियन, सिंगर, सॉन्ग राइटर और कंपोजर थे। इस कहानी में आप सीखेंगे कि कैसे जिंदगी की एक गलती आपकी जिंदगी की सजा बन जाती है, कैसे जब कुदरत आपसे एक चीज छीनती है तो बदले में तुम्हें कई उपहार देती है, कैसे जिंदगी में इंसान सही रास्ते से मुकड़कर गलत रास्तों पे चल जाता है। कहानी की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि रे नाम का एक आदमी जो कि फ्लोरिडा में रहता है, सिएटल जाना चाहता है। सिएटल यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर है और बस वाला उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता क्योंकि रे अंधा होता है और इतना लंबा सफर बस वाला किसी अंधे आदमी को नहीं करवाना चाहता। वो उसे मना कर देता है। रे उससे कहता है कि नॉर्मंडी के हमले में मेरी आंखें चली गई, फिर भी मैंने कोई कंसेशन नहीं लिया, मैंने टिकट के पूरे पैसे दिए हैं। और ये सुनने के बाद बस वाला उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल रे ने झूठ बोला होता है। यहाँ पर ये पता चलता है कि रे को दुनिया से डील करना आता है। अब रे सिएटल पहुँच जाता है जहाँ पर उसका एक दोस्त रहता है। दोस्त का नाम गोसी है और वो एक गिटारिस्ट है और वो जहाँ पर काम करता है रे वहाँ पर पहुँच जाता है। अब इनकी जो मैनेजर होती है जिसका नाम मार्लिन है, रे उससे बात करता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो कहता है कि आज जिनका परफॉर्म था आज वो लोग नहीं आए हैं। मार्लिन रे से कहती है, जाओ ये ऑडिशन का वक्त है, स्टेज पर जाकर कुछ करो। रे इस चीज के लिए तैयार नहीं होता है। वो कहता है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैंने कोई तैयारी नहीं की है। मार्लिन कहती है, तुम्हें करना तो पड़ेगा, ऑडिशन ऐसे ही होता है। तभी वहाँ पर एक छोटे कद का आदमी आता है और वो रे को एक सिगरेट पीने के लिए कहता है। वो कहता है, इसको पीने से सारे गम भूल जाओगे। और जब रे उसको पीता है तो वो नॉर्मल सिगरेट नहीं होती बल्कि उसके अंदर कोई दूसरा ही नशा होता है। उसको पीने से रे को कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो स्टेज पर जाकर पियानो बजाता है और साथ ही गाना भी गाता है। और उसका गाना सुनकर, पियानो सुनकर वहाँ पर जितने लोग होते हैं जो सब बोर हो रहे थे वो सब के सब खुश हो जाते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं। और मार्लिन समझ जाती है कि रे के अंदर टैलेंट है, वो काम का आदमी है और वो उसे अपने पास जॉब दे देती है। साथ ही वो रे के दोस्त गोशी को बोलती है कि रे के लिए होटल बुक करने की जरूरत नहीं है, वो मेरे साथ रह सकता है। दरअसल मार्लिन रे का शारीरिक शोषण करना चाहती थी और वो ऐसा करती भी है। रे उसके घर पर रहकर परेशान हो जाता है लेकिन उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। उसे काम चाहिए, इसलिए वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। अब धीरे धीरे रे का काम लोग पसंद करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से क्लब्स के सारी एंट्री, सारी टिकट्स बिक जाती हैं और रे फेमस होना शुरू हो जाता है। और वो एक शो के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहे होते हैं। जब रे अपना ब्रीफकेस, अपना सूटकेस पैक कर रहा होता है तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके अंदर पानी है और उसे उसके अंदर एक बच्चे का हाथ महसूस होता है जिससे वो डर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। रे उससे बोलता है, क्या तुम मेरे सूटकेस बंद कर सकते हो? और वो उसका सूटकेस बंद कर देता है। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। रे अपने दोस्त को बोलता है कि मुझे खुद का अपना एक घर चाहिए। उसका दोस्त गोशिप बोलता है, क्या फ्री में रहना अच्छा नहीं लग रहा? रे बोलता है, कहाँ फ्री है यार। उसका दोस्त बोलता है, उसकी प्यास बुझाते रहो और वो हमें अमीर कर दे। इसके बाद ये उस क्लब के शो में जाते हैं जहाँ पर ये जा रहे होते हैं और रे वहाँ पर बहुत बेहतरीन परफॉर्म करता है। और शो के बाद रे के पास एक आदमी आता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ एक गाना रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। ये एक बड़े म्यूजिक कंपनी का आदमी होता है। लेकिन तभी वहाँ पर मार्लिन और गोसी आ जाते हैं। मार्लिन कहती है, मैं रे की मैनेजर हूँ, पहले तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। वो कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो मार्लिन और गोसी के साथ चला जाता है। हालांकि रे भी उसके साथ जाना चाहता है लेकिन ये लोग रे को उनके साथ नहीं आने देते। तभी वहाँ पर एक छोटे कद का आदमी आता है। वो कहता है, रे मैं अच्छा माल लेकर आया हूँ, 2 कस लगाओगे? रे कहता है, मैं जानता हूँ जब तक वो बात करेंगे तुम मुझे उलझाना चाहते हो। वो कहता है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। रे उसके साथ जाता है। वो आदमी रे को बताता है कि ये तुम्हारे वजह से सब डबल पैसे कमा रहे हैं। मार्लिन ने और गोसिप ने पार्टनरशिप कर ली है। गोसिप लीडर होने की वजह से डबल पैसे कमाता है। रे बोलता है, इस बैंड को मैं लेफ्ट करता हूँ, अब मैं अपने हिसाब से चलूंगा। वो आदमी बोलता है, लेकिन तुम्हें शो कौन देगा? और तभी वो आदमी रे के हाथ में एक विजिटिंग कार्ड देता है और ये उसी आदमी का होता है जो अभी कुछ देर पहले रे के पास आया था और उसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ एक गाना रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। इस आदमी का नाम जैक होता है। अब रे घर वापस आ जाता है और जब मार्लिन और उसका
उसका दोस्त गोशी आते हैं तो वो उनसे पूछता है कि जैक के साथ मीटिंग का क्या हुआ। वो कहते हैं कि बात नहीं बनी, वो एक फ्रॉड आदमी है और उनकी कंपनी ने आज तक एक ही म्यूजिक, एक ही गाना रिकॉर्ड किया है, इसलिए हमने डील कैंसिल कर दी। रे कहता है तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। वो कहता है कि मैं जैक से मिला था और वो मेरे साथ गाना रिकॉर्ड करने के लिए तैयार है अब, और उसने मुझे कुछ एडवांस पैसे भी दिए। गोसी उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि हम तुम्हारे ख्याल रखते हैं, तुम हमारे साथ पैसे कमा सकते हो। रे कहता है तभी तुम्हें मुझसे डबल पेमेंट मिलती है, और ये कहकर रे वहाँ से चला जाता है और वो जैक से मिलता है वही आदमी जो उसके साथ गाना रिकॉर्ड करना चाहता है। जैक रे को बोलता है तुम्हारा नाम थोड़ा सा अजीब है, रे रॉबिन्सन, क्यों ना हम इसे तुम्हारे मिडिल नाम से जोड़ दें, रे चार्ल्स। रे कहता है नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मेरा नाम रिकॉर्ड पर होना चाहिए। और इसके बाद रे इनके साथ काम करना शुरू कर देता है। वो बड़े बड़े क्लब्स में पियानो बजाता है, लोग उसको पसंद करते हैं। रे अच्छे पैसे कमा रहा होता है, लेकिन बार बार रे को यहाँ पर अजीब अजीब से सपने भी दिख रहे होते हैं। एक बार जब वो वॉशरूम में जा रहा होता है तो वहाँ पर उसके दोस्त ड्रग्स भी ले रहे होते हैं और वो रे को अंदर नहीं आने देते हैं। वो कहते हैं तुम लेडीज वॉशरूम में चले जाओ, और तभी रे को वहाँ पर चारों तरफ पानी दिखता है। दरअसल ये सब उसके पास्ट की वजह से महसूस हो रहा होता है और कहानी चली जाती है अतीत में। जब रे मात्र 4 साल का होता है, वो अपने मॉम के साथ अपने छोटे भाई के साथ रहता था। उसके पिता ने 3 शादियां की थी जो उनके साथ नहीं रहते थे। यहाँ पर रे की मॉम बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की होती हैं। वो रे को हमेशा हिम्मत से आगे बढ़ने की सलाह देती हैं। वो कहती हैं कि जिंदगी में हमेशा अपने ऊपर विश्वास करना और आगे बढ़ते रहना, और वो रे को ये भी बोलती हैं कि नशे से हमेशा दूर रहना। वहीं रे को म्यूजिक का बहुत शौक होता है। वो एक आदमी को पियानो को चुपके से बजाते हुए देखता है, और जब वो उस आदमी के सामने जाता है तो वो आदमी रे को पियानो बजाना भी सिखाता है। रे के पियानो में म्यूजिक की जर्नी शुरू होती है। वहीं पर रे एक बार जब अपने छोटे भाई जॉर्ज के साथ खेल रहा होता है तो जॉर्ज एक टेबल के ऊपर चला जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम ने एक बहुत बड़ा टब रखा होता है जिसमें वो कपड़े धुलती थी। जॉर्ज रे को बोलता है आ जाओ वहाँ पर स्विमिंग करते हैं। रे जॉर्ज को बोलता है जल्दी नीचे उतरो, नहीं तो मॉम देख लेंगी। और तभी जॉर्ज का पैर फिसल जाता है और वो टब में गिर जाता है और वो मुंह के बल गिरता है, उसके पैर ऊपर होते हैं। रे कहता है तुम जल्दी से बाहर आओ, मुझे ये खेल नहीं खेलना। लेकिन जॉर्ज खेल नहीं खेल रहा होता है, बल्कि वो डूब रहा होता है, और कुछ देर बाद उसके पूरी बॉडी शांत हो जाती है। उसकी मॉम ये देख लेती है और भागते हुए वहाँ पर आती है, लेकिन तब तक रे का छोटा भाई जॉर्ज तब तक मर चुका होता है। उसकी मॉम बोलती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, लेकिन रे के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है। हालांकि रे अपने भाई की जान बचा सकता था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया, वो देखता रहा। दरअसल शायद उसको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था, और इनकी जिंदगी जो दुखों से भरी थी उसमें वो एक बड़ा गम जुड़ गया। लेकिन इनके गम यहीं पर खत्म नहीं हुए। अगले 2 साल में रे की आंखों में कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई और धीरे धीरे उसे धुंधला दिखाई देने लगा। और एक दिन रे की मॉम उसे कहती है कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि धीरे धीरे तुम्हें दिखना पूरी तरह से बंद हो जाएगा, डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात से रे को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए कहता है मॉम मुझे पता है। उसकी मॉम कहती है रोना बंद करो, तुम पर कोई भी रहम नहीं करेगा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। वो कहती है कि मैं तुम्हें 2 बार संभालूंगी, लेकिन तीसरी बार तुम्हें खुद ही चलना होगा, क्योंकि ये दुनिया ऐसे ही चलती है। और इसके बाद रे की मॉम उसे सिखाती है कि उसे रास्ता कैसे ढूंढना है। उसकी मॉम उसे ये भी कहती है कि तुम अंधे हो रहे हो, लेकिन तुम बेवकूफ नहीं हो, अपने हाथों को अपनी आंखों की तरह इस्तेमाल करना सीखो। इसलिए रे आज बड़ा होने के बाद भी ना तो रास्ते देखने के लिए भी ना तो छड़ी का इस्तेमाल करता है, ना ही उस ट्रिक का जो अंधे यानी कि ब्लाइंड लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये देखकर सब हैरान भी होते हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं उस ताकत का भी हाथ होता है जो कि उसकी मॉम ने बचपन में उसके अंदर डाली थी। वहीं प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि रे धीरे धीरे नशे की लत में पूरी तरह से पड़ जाता है। वो हीरोइन, कोकीन, हर तरह का नशा करना शुरू कर देता है, और इसे पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह ये थी कि आज भी वो अपनी भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता है। इसलिए उसे बार बार ऐसे विजन्स आते हैं जहाँ पर वो अपने भाई की मौत को देखता है, जहाँ पर उसे पानी दिखता है, और साथ ही साथ वो ये भी सोचता है कि मैं अगर जन्म से अंधा होता तो मैं कभी भी इस गिल्ट में नहीं जीता और मैं अपने भाई की मौत का कारण कभी नहीं बनता। धीरे धीरे चार्ल्स का लड़कियों की तरफ रुझान भी बढ़ने शुरू हो जाता है।
वो मात्र लड़कियों के कलाई पकड़ कर ये जान लेता है कि लड़की सुंदर है या नहीं। जिस तरह से उसका फेम बढ़ रहा होता है, बहुत सारी लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्टिव होती हैं और उनके साथ उसके संबंध भी होते हैं। अब यहाँ पर वो जैक के साथ उसके बैंड में काम करता है, लेकिन एक दिन जब उसका मैनेजर उसके साथ पैसों की गड़बड़ करता है तो वो उसे हाथापाई करता है और वो उसके बैंड छोड़कर चला जाता है। वहीं रे को एक गाना रिकॉर्ड करने का मौका भी मिलता है, लेकिन जब वो वहाँ पर रिकॉर्डिंग करता है तो वो नैट कोल और चार्ल्स ब्रॉन्स की कॉपी कर रहा होता है। दरअसल उनका स्टाइल उनसे मिलता है। वहाँ पर वो आदमी आता है जिसने रे को काम दिया। वो कहता है कि हमें ओरिजिनल चाहिए, कुछ अपना जो तुम्हारा हो। रे कहता है कि मैं हमेशा ऐसे ही गाता हूँ और लोगों को यही पसंद आता है, मुझे पैसे कमाने हैं। वो आदमी रे को एक गाना सुनाता है और साथ ही में स्टाइल भी बताता है और जब रे उसको गाता है तो वो बहुत ही बेहतरीन गाना बन जाता है। इस गाने का नाम होता है मैस अराउंड और ये गाना 1953 में रिलीज होता है और इस गाने को पूरी दुनिया बहुत पसंद करती है। अब यहीं पर रे ने एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम डेला होता है और बहुत ही जल्द ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इनकी लाइफ अच्छी चल रही होती है और साथ ही साथ रे का प्रोफेशनल करियर ऊंचाई पर जा रहा होता है, लेकिन रे के नशे की आदत और लड़कियों की आदत जू के तुम होती है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। हालांकि वो अपने पत्नी से प्यार करता है, उसकी पत्नी भी उसे प्यार करती है, लेकिन नशे के बारे में उसकी पत्नी को कुछ नहीं पता होता है। लेकिन एक दिन उसे पता चल जाता है कि रे ड्रग्स लेता है। फिर इस बात पर उसकी पत्नी बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है मैं तुम्हारे पत्नी हूँ और तुमने मुझसे ये बात छिपाई, तुम्हें ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए। लेकिन रे मना कर देता है। वो कहता है मुझे पता है कि इसे कैसे हैंडल करना है, ये मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। इस वक्त रे की वाइफ प्रेग्नेंट भी होती है और रे म्यूजिकल टूर पर बाहर जा रहा होता है और सन 1955 में रे का एक बेटा होता है जिसका नाम वो रखते हैं जूनियर रे। रे की पत्नी रे से कहती है देखो उन ड्रग्स को कभी भी घर में दोबारा मत लाना जो मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए बनाया है। रे कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। वक्त बीता रहता है और रे कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता रहता है और साथ ही साथ उसके नशे की और लड़कियों की लत भी बढ़ती जाती है। उसके बचपन में हुई उसकी भाई की मौत का गिल्ट आज भी रे के साथ है। वो उसे निकाल ही नहीं पाता, लेकिन उसका टैलेंट इतना शानदार होता है कि उसके काम को कोई भी नकार नहीं सकता। वो एक ही टेप में पूरा गाना रिकॉर्ड कर देता है और एक दिन उसका दोस्त जो रिकॉर्डिंग कंपनी का मालिक भी होता है वो रे से कहता है कि ड्रग्स का असर अब तुम्हारे ऊपर नजर आने लगा है, हर वक्त खुजली और बेचैनी रहती है तुम में। रे कहता है तुमने इसका असर मेरे काम पर देखा है, मैं हर वक्त अपने टाइम पर पहुंचता हूँ, अपना काम पूरा करता हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह समझा रहा हूँ। रे कहता है कि मुझे कभी ऐसा लगा कि ये मेरे ऊपर हावी हो रहा है तो मैं इससे अपने आप ही छोड़ दूंगा। वहीं रे अब गॉस्पल सॉन्ग को अपने म्यूजिक के साथ मिलाकर गाना शुरू कर देता है। गॉस्पल सॉन्ग स्पिरिचुअल सॉन्ग होते हैं और इन पर काफी लोग ऑब्जेक्शन भी उठाते हैं, लेकिन रे किसी की नहीं सुनता और लोग इस गाने को स्टाइल को बहुत पसंद करते हैं। दरअसल इसे गाने की वजह से रे को अपने खुद की आवाज मिलती है। इससे पहले लोग कहते थे कि रे दूसरों की आवाज की कॉपी करता है, हालांकि उसमें भी वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि सब उसके बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन अब रे को अपना स्टाइल मिल चुका है। जहाँ एक तरफ रे बुलंदियों की सीढ़ी चढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नशा और लड़की उसकी जिंदगी पर हावी हो रही हैं। रे के ही ग्रुप में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मार्जी। इसकी और रे की आपस में संबंध भी होते हैं और वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे भी अपना कैरियर बनाना होता है। अब लोग उसे भी जानते हैं। इसी दौरान रे अपना शो करने के लिए जॉर्जिया जाता है और जॉर्जिया में काले और गोरे का बहुत भेदभाव होता है। जो शो वो करने जा रहा होता है वहाँ पर किसी भी काले को एंट्री नहीं होती क्योंकि जॉर्जिया में ऐसे ही होता है, जबकि रे भी खुद भी एक ब्लैक है। वहीं पर एक न्यूज रिपोर्टर है और वो बोलता है आपको कुछ करना चाहिए, आप बहुत कुछ कर सकते हो। रे कहता है ये सिस्टम है, मैं इसे नहीं बदल सकता। वो कहता है कि आप कर सकते हैं। तभी रे रुक जाता है और वो कहता है कि ये सही कह रहा है और वो इसे शो को करने से मना कर देता है। यहाँ पर जो मैनेजर होता है वो कहता है कि मैं तुम पर केस कर दूंगा। रे कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता और रे बिना शो करे जॉर्जिया से चला जाता है। ये वो दौर होता है जब रे चार्ल्स के गानों पर पूरी दुनिया पागल होती है, खास तौर पर यूथ उसे बहुत प्रभावित होता है। अब एक शो के बाद जब रे
अपने कैबिन में होता है, ड्रग्स लिए होता है, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो उसके पास ये ड्रग्स बरामद करती है और रे को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन कुछ ही वक्त बाद रे को छोड़ दिया जाता है। रे ने अपने अभी तक के करियर में रॉक एंड रोल, कंट्री, जैज, गॉस्पेल इन सभी गाने में धूम मचा दी। पूरी दुनिया उसके आवाज के, उसके म्यूजिक के, उसके गानों की दीवानी हो चुकी है और अगले कुछ सालों में रे पूरी दुनिया में शो कर चुका होता है। रे के पास अब जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होती है, उसके पास पैसों की कमी नहीं, उसका परिवार अच्छा है। तभी एक दिन न्यूज आती है कि मार्जी की डेथ हो गई और वो भी ड्रग्स के ओवरडोज के। इस बात से रे को बहुत दुख होता है। उसकी पत्नी को भी इसी बात से बहुत दुख होता है। उसकी पत्नी को रे का मार्जी के अफेयर के बारे में पता होता है और उसे ये भी पता होता है कि इन दोनों का एक बच्चा भी है जो अब 3 साल का हो चुका है। इसलिए वो कहती है मैं हर महीने उन्हें पैसे भिजवा दिया करूंगी। रे कहता है कि नहीं, मैं उन्हें पैसे भिजवाता हूँ। हालांकि रे चार्ल्स एक बहुत बड़ा कामयाब इंसान बन चुका है, लेकिन उसका अतीत आज भी उसके साथ घूमता है। वो अपने माँ और अपने भाई का मौत से कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। वो कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन से गुजर रहा होता है। जब वो एक शो करने के लिए बाहर जा रहा होता है तो एयरपोर्ट पर पुलिस आती है। वो कहती है हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि आपके पास ड्रग्स हैं और रे के पास ड्रग्स होते हैं और उसे एक बार फिर से इस आरोप में पकड़ लिया जाता है और रे इसके ऊपर इस चीज का मुकदमा चलता है। हालांकि उसे जेल जाना नहीं पड़ता। रे की पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है तुम्हें जिंदगी में तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे नशे से और उन सब लड़कियों से जो तुम्हारी जिंदगी में आई, सिर्फ एक चीज जरूरी है, वो है तुम्हारा म्यूजिक। और तुम्हें अगर नशा नहीं छोड़ा तो तुम अपने म्यूजिक को हमेशा के लिए खो दोगे। रे समझ जाता है कि उसकी पत्नी जो कह रही है सही कह रही है, वो सच कह रही है और रे ये फैसला करता है कि वो नशा छोड़ देगा। इसलिए वो रिहैबिलिटेट सेंटर में एडमिट हो जाता है जहाँ पर नशा छुड़वाना जाता है। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है क्योंकि रे की नशे की सालों की आदत है। वो हॉस्पिटल में बहुत तड़पता है, लेकिन रे अब फैसला कर लिया होता है कि वो नशा किसी भी कीमत पर छोड़ देगा। हालांकि डॉक्टर रे को ये भी बोलता है कि हम तुम्हें हीरोइन के बदले एक सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं जिसे तुम्हें तड़पना नहीं पड़ेगा। रे कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कर सकता हूँ। और ये हिम्मत कहीं ना कहीं रे की माँ ने डाली थी और आज रे जो भी था अपनी माँ की वजह से था, क्योंकि बचपन से रे की माँ ने उसे दिमाग और दिल में ये डाला था कि कभी भी लाचार मत बनना, अपने पैरों पर खड़ा होना। और साथ ही साथ रे की मॉम ने ये भी कहा होता है कि नशे से हमेशा दूर रहना। लेकिन रे नशे की चपेट में आ चुका है, लेकिन रे अपने इच्छा शक्ति से हर तरह की फिजिकल पेन को सह लेता है। लेकिन आज भी वो मेंटली उसी पेन को सह रहा होता है जो बचपन से उसके दिमाग में है, यानी कि उसके भाई जॉर्ज का डेथ का दर्द, जिसके लिए वो अपने आप को जिम्मेदार समझता है। जहाँ पर मेंटली रे बहुत ही अलग अलग सिचुएशन से गुजर रहा होता है और उसी अलग अलग सपने आते हैं। उसमें वो अपनी मॉम को देखता है। वो कहता है मॉम जैसा आप चाहती थी मैं वैसा बन गया। उसकी मॉम कहती है मैंने जैसा सिखाया था तुमने उससे भी बेहतर किया, लेकिन तुम नशे की लत से नहीं बच पाए, तुम्हें इस छोड़ना होगा। और तभी उसे अपना छोटा भाई जॉर्ज भी दिखता है और वो कहता है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और वो अपने सपनों में ही अपने भाई जॉर्ज को गले लगा लेता है। रे की मॉम कहती है कि हमसे वादा करो कि तुम अब नशे को कभी भी हाथ नहीं लगाओगे, हमेशा अपने 2 पैरों पर सीधा खड़े रहोगे। रे कहता है कि मैं वादा करता हूँ और इसके बाद रे कभी भी नशे की दुनिया में लौट कर नहीं जाता और पूरे दिल और दिमाग से अपने काम पर ध्यान देता है। रे के ऊपर 1961 में जॉर्जिया में परफॉर्म करने में पूरी तरह से बैन लगा दिया था, लेकिन 7 मार्च 1979 को ये बैन हटा दिया जाता है और साथ ही साथ रे चार्ल्स से माफी भी मांगी जाती है और उसके गाने जॉर्जिया ऑन माई माइंड को जॉर्जिया का स्टेट ऑफ ऑफिशियल सॉन्ग भी बना दिया जाता है। और यहाँ ऑडिटोरियम में जितने भी लोग होते हैं सब के सब तालियां बजाकर रे चार्ल्स का सम्मान करते हैं। रे ने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया जो उसे चाहिए था। इसके बावजूद बचपन में जो उसकी भाई की मौत हुई उसके लिए वो हमेशा अपने आप को दोषी मानता रहा। उसकी माँ के भी डेथ हो गई थी, उसने अपनी आंखें भी खो दी थी। वो नशे की दुनिया में चला गया, उसका इतना बड़ी दुनिया में कोई नहीं था, उसे पिता का प्यार कभी नहीं मिला। वो अपनी जिंदगी में काफी भटक भी जाता है, लेकिन उसके अंदर की हिम्मत जो उसकी मॉम से मिली थी उसके सहारे को अपनी जिंदगी के सारे मुकाम को छू लेता है जहाँ तक पहुँच पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। वैसे तो रे अपनी जिंदगी में कहीं अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन उन्हें 37 बार ग्रैमी में अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला, जिसमें से 17
तरह ग्रैमी उन्होंने जीते और साथ ही साथ उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने कई जगह डोनेशन भी दिए। कहानी यहीं पर खत्म होती है। और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वापस मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टाटा।